जय हिंद दोस्तों। आज हम आप कराएंगे क्लास 7th की साइंस है। इसके चैप्टर 7 तक हमने फर्स्ट पार्ट में करा दिया है। आज इसका पार्ट 2 होगा और सारे चैप्टर्स आज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो कक्षा 7 की जो साइंस है उसके 7 चैप्टर हमने करा दिए हैं। ये 8वां चैप्टर है। आइए क्या है देखिए। ये कह रहा पहला क्वेश्चन, हवा, तूफान एवं चक्रवाती चैप्टर का नाम है। पहला है, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आम तौर पर धुएं का पता लगाता है। कमरे में ऐसा अलार्म कहाँ लगाना चाहिए? जो कमरे में जो ऐसा अलार्म आग वाला होता है वो कहाँ लगाना चाहिए? दरवाजे की छत पे नहीं, फर्श पर नहीं, किसी भी दीवार पे नहीं। कहाँ लगाना चाहिए? छत पे। कहाँ लगाना चाहिए? छत पे। ये धुआं, जब आग लगती है धुआं सबसे पहले कहाँ? ऊपर उठता है। तो ऊपर उठेगा, धुआं कहाँ चला जाएगा? इस अलार्म में। बस अलार्म बच जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डियर। समुद्री हवा की दिशा को दर्शाने के लिए 4 योजनाबद्ध चित्र दिए गए। इनमें से कौन से? देखिए, नीचे की हवा गर्म हो जाती है तो गर्म हवा ऐसे ऊपर उठती है और ऊपर वाली हवा ऐसे कहाँ आती है? नीचे आती है। ऐसे प्रक्रम क्या होता रहता है? चलता रहता है। देखिए ऐसा कोई फिगर हो तो आप वही लगा दीजिए। देखिए ऑप्शन सेकंड में, ये गर्म हवा कहाँ जा रही है? ऐसे उठ रही है। गर्म हवा कहाँ जा रही है? ऊपर से नीचे जा रही है। ठीक है, 1 सेकंड यार। देखिए, तो इस सेकंड वाले में क्या हो रहा है? देखिए गर्म हवा ऊपर से नीचे क्या हो रही है? उठ रही है। फर्स्ट वाला हो गया। 1 सेकंड, इसको बढ़ाता हूँ ऊपर। हाँ, देखिए थर्ड वाला, सेकंड नहीं थर्ड वाला। देखिए ये यहाँ पे सूरज बना हुआ है। देखिए हवा क्या हो रही है? ये ऊपर की नीचे जा रही है। इसे देखिए, नीचे से हवा कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर की हवा से कहाँ? नीचे आ रही। ये प्रक्रम हमेशा क्या होता रहता है? चलता रहता है। तो यही ऑप्शन क्या है? सही है। यही ऑप्शन क्या है? सही है। ये गर्म हवा ऊपर से नीचे आती है और ऊपर से क्या? ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ऑप्शन राइट है। अगला देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दे दिया है तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें? देखिए, चित्र 8.2 में एक बच्चे को दूसरे स्ट्रा के खुले भाग के पास स्ट्रा से हवा उड़ाते हुए दिखाया गया। मतलब देखो, ये बच्चा है, ये इसमें हवा डाल रहा है और ये स्ट्रा खुला हुआ, मतलब ऐसे। ये देखो चित्र में दिखाया गया, ये हवा डाल रहा है इसमें। ठीक है, ऐसे हवा डालेगा तो इसमें हवा आएगी। जिसका दूसरा सिरा पेय शीतल, ठीक है, दूसरा सिरा कहाँ है? जिसका दूसरा सिरा एक शीतल पेय की बोतल में है। यह देखा गया कि जैसे स्ट्रा के खुले सिरे पर हवा डाली जाती है उसमें शीतल पेयजल का स्तर क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब जो पानी भरा हुआ है, पेयजल जो है, इसका स्तर यहाँ था, जो हवा गई तो यहाँ हो गया, बढ़ गया। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए लिखा गया, हवा चलने से पुआल के खुले हुए हिस्से पर दबाव कम होता है। हाँ, यहाँ दबाव कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या? उसका आयतन बढ़ जाएगा। तो पहला इसमें क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, तूफान के साथ बिजली गिरने की स्थिति में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? किसी की पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए? नहीं, पेड़ के नीचे कभी नहीं आश्रय लेना चाहिए। धातु के सिरे वाले छत के नीचे, धातु की छत के नीचे भी नहीं लेना है। खुले गैराज, भंडार शेड आदि में नहीं। खुले बस में आश्रय न लें। ठीक है, तो इसमें से क्या बोला? इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये तो सावधानियां बरतनी चाहिए, इसमें हमको मतलब नहीं रहना चाहिए। कहीं खुले में बस में आश्रय, बस में आप खुली जैसे गाड़ी हो गई और बस हो गई, इसमें आप आश्रय ले सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? बाहर तो चादर जरूर होती है लेकिन अंदर क्या होता है? करंट वगैरह नहीं पास होगा अंदर, क्योंकि सब क्या लगा होता है? प्लास्टिक का सामान लगा होता है या रबड़ लगी होती है। तो ऑप्शन 4 क्या है? राइट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चक्रवात से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना रखता है? तो सबसे अधिक चक्रवात आने की संभावना रहती पूरी उड़ीसा में। कहाँ रहती? पूरी उड़ीसा में। चैप्टर के अंदर ये बताया गया, चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है। ठीक है, एक कमरे के प्रवेश द्वार पर पर्दा लटका है। प्रवेश द्वार है, उस पर एक पर्दा लटका है ऐसे। ठीक है, एक लंबा गलियारा दरवाजा के साथ समकोण पर खुलता है। एक दरवाजा खुलता है जो पर्दे के समानांतर है। पर्दे क्या है? समानांतर है। यदि गलियारे में तेज हवा चलती तो पर्दा हट जाएगा। अगर गलियारे, वो जो मतलब ये गैलरी है ना, गैलरी में पर्दा लगा हुआ है, ये पर्दा लगा हुआ है, ये वाला पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर हवा चलेगी, गलियारे में हवा आई तो पर्दे पे जाएगी, तो पर्दा के साथ क्या होगा?
कमरे के अंदर धकेल दिया जाएगा तो जो वो है उसके साथ क्या होगा, कमरे के अंदर धकेल दिया जाएगा, कमरे के बाहर धकेल दिया जाएगा। तो जो हवा किधर से आएगी, ये कमरा है इधर, जब हवा इधर से आएगी तो कमरे के, भाई ये क्या है, ये घर है, ये पर्दा लगा हुआ है, अब हवा इधर से आई तो क्या किया जाएगा, तो कमरे के बाहर क्या कर दिया जाएगा, धकेल दिया जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं, छोटा चैप्टर था। अगला चैप्टर है कक्षा 9 का मिट्टी। ये आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन दिए गए होंगे इसमें शायद। क्या बोला गया, देखिए, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को विकास एवं अस्तित्व के लिए नमी, पानी और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। नीचे मतलब क्या बोला है कि मिट्टी में जो भी सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह निवास स्थान चुनें जहां की मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पानी और पोषक तत्व हैं। तो कहाँ, वन, ऐसा कौन क्षेत्र, वन में प्रचुर मात्रा में सब कुछ आपको मिलेगा। आगे देखिए क्या बोला गया है। अगला कहा गया है जड़ों द्वारा अधिकतम अवशोषण के लिए मिट्टी में पानी और खनिज की उपलब्धता है। ठीक है, तो वो होता ए हॉरिजन, परतें होती तो पहला ए हॉरिजन, फिर बी हॉरिजन, फिर सी हॉरिजन। तो सबसे ज़्यादा कहाँ खनिज होते हैं, ए हॉरिजन में, सबसे ऊपर वाली परत पे होंगे। ये मिट्टी की कुछ परतें होती हैं, ठीक है, आप भूगोल में पढ़े होंगे इसको। ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन, सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे, ए हॉरिजन में होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये तो थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ओहो, देखिए सारे तो नहीं, यही उल्टा हुआ है, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या हो गया, उल्टा हो गया है पीडीएफ बनाने। चलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, यहाँ पे अब घूम भी नहीं सकता है। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन है, मैनेज कर लीजिए। क्या बोला गया है, पहला कि मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना। आप लोग मोबाइल घुमा लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, मृदा संरक्षण उपायों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी रक्षा करना है। तो आपके बताना कि इनमें से किसकी रक्षा करना है। तो इसमें पौधा ऊपरी परत, क्या होती है, ऊपरी परत में ही ह्यूमस वगैरह होता है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो पढ़ने के बाद क्या होता है, उपरोक्त में से सही कथन चुनना है। तो अपक्षय मिट्टी के निर्माण की नहीं है। ठीक है, रेतीली मिट्टी में पानी का रिसाव तेज होता है, बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। दोमट मिट्टी में केवल रेत और मिट्टी होते नहीं, ऊपरी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दूसरा और चौथा किसमें, पहले वाले ऑप्शन में है। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 10। कौन सा, 10, इसके 4 क्वेश्चन है, उसके बाद पीडीएफ क्या सही है आपके, ठीक नहीं, 10 क्वेश्चन है इसके। ओहो, देखिए क्या है, मनुष्य तंत्र का प्रथम स्रोत है, क्या है, मनुष्य श्वसन तंत्र का प्रथम स्तर है। मनुष्य श्वसन तंत्र का प्रथम स्तर है। प्रथम स्तर क्या, श्वसन तंत्र का। तो नासा को सबसे पहले हवा कहाँ जाएगी, आपकी नाक में जाएगी। तो दूसरे कौन सही है, पहला, भाई श्वसन तंत्र में सबसे पहले आपकी सांस कहाँ जाएगी, नाक में तो जाएगी। फेफड़ा, वक्ष गुहा, इनमें से कोई नहीं, तो सबसे पहले क्या होगा, नासा गुहा ही होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आपका क्वेश्चन, अंतः श्वसन में डायफ्राम की गति होती है। अंतः श्वसन मतलब जो हम हवा लेते हैं अंदर की तरफ, तो डायफ्राम जो होता है उसकी गति ऊपर की ओर होती कि नीचे की ओर, बताओ, नीचे की ओर होती। लेके साथ देखो कहाँ होती, नीचे की ओर। डायफ्राम की गति कहाँ होती, नीचे की ओर होती। अगला क्वेश्चन, उच्छ्वासन में हम कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। तो बाहर सबको पता कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और लेते कौन है, ऑक्सीजन। मेढक शरीर के किस अंग में श्वसन करता है। तो देखिए, मेढक त्वचा से भी कर लेता है, फेफड़े से भी कर लेता है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, तो जो इसमें पीछे ऑप्शन शायद मेरे हिसाब से बुक में जो लगाया गया वो कौन सा, त्वचा लगाया गया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो इनके बच्चे होते हैं टैडपोल, उसमें क्या होता है, टैडपोल में जो होता है वो क्या होता है, वो फेफड़ा नहीं होता, वो कैसे करते हैं, त्वचा से करते हैं। बाकी जब मेढक बड़ा होता है त्वचा से भी कर लेते हैं, और फेफड़ा भी उनमें विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन थर्ड लगाओ। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एक से अधिक, तो एक से अधिक होगा इसमें। ठीक है, अगला है आपका, मछलियाँ पानी के अंदर गिल्स से शोषण करती है। किससे करती हैं, गिल्स से। किससे करती है डियर, गिल्स होता है उनके। ठीक है, पानी में शोषण कहाँ से कर देंगे, गिल से करेंगे। 2-4 क्वेश्चन और बचे डियर, देख लीजिए ऐसे, फिर पीडीएफ सही है। यहाँ देखिए क्या है, अंतः श्वसन, क्या बोला गया है,
अंतः शोषित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है तो 21%। कितना होता है? 21% होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन हमारे कितनी? 21% है। अगला है, कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवयवीय शोषण होता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। क्या? केवल लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। केवल लैक्टिक एसिड क्या होता है? उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ईस्ट का उपयोग वाइन और बियर उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह शोषण करता है। तो यह किसका शोषण करता है? तो ये करता है डियर आपका अवयवीय रूप में एल्कोहल का। इससे एल्कोहल ही बनती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। देखिए डियर दो यहाँ पे क्वेश्चन और बचे हैं, उसका पीडीएफ सही हो जाएगा। अवयवीय नहीं, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियाँ हिलती है। सांस छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हो, सांस छोड़ के देखना, ठीक है। तो पसलियाँ क्या करती हैं हमारी? तो पसलियाँ क्या करती हैं? नीचे और अंदर की ओर। कहाँ करते हैं? नीचे और अंदर की ओर। तो यही इसका क्या सही है? नीचे और अंदर की ओर। यही इसका क्या राइट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है। सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? देखिए इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया, छोटा कर लेते हैं इसको। तो देखिए क्या है, शरीर को O2 प्रदान करता है। बिल्कुल सही, O2 तो मिलता है शरीर को, इससे शरीर को O2 प्रदान करता है। दूसरा है आपका ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन को तोड़ता है। ऊर्जा मुक्त करने के लिए भोजन को तोड़ता है। ये आपका सही है कि नहीं है? नहीं। अगला आपका है शरीर के CO2 से छुटकारा पाने में मदद करता। हाँ ये भी सही है। तो आज के ऑप्शन दो सही हो गए। दो के जोड़े दिया गया है, बस बाकी आपको पढ़ने नहीं है। तो तीसरे का कौन सही होगा? 10वें का कौन? थर्ड राइट होगा। अब डियर आपका पीडीएफ का एकदम सही है आगे। सॉरी डियर उसको पीडीएफ के लिए। आइए 11 नंबर से क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला गया 11 नंबर? मछलियाँ अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएँ होती हैं। गलफड़े मछली की मदद करते हैं तो पानी में घुली ऑक्सीजन लेने के लिए ले लेते हैं उससे। अगला कह रहा है केंचुए और मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों त्वचा होती है। कैसी होती है? उनकी नम और चिपचिपा रहती है। त्वचा कैसी होती है? नम और चिपचिपी रहती है। तो ये भी चैप्टर आपका खत्म हो। अगला चैप्टर 11 नंबर चैप्टर इधर शुरू, यहाँ शुरू है। देखिए 11 नंबर चैप्टर क्या है? जंतु और पादप में परिवहन। जंतु और पादप में परिवहन। क्या बोला गया है? हृदय एवं रक्त वाहिनियाँ शरीर के किस तंत्र का निर्माण करती हैं? हृदय और रक्त वाहिनियाँ शरीर के किस तंत्र का निर्माण करती हैं? तो परिसंचरण तंत्र का। किसका करती हैं? परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन धमनियों के लिए असत्य है? ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में ले जाती है। तो सही है। इनकी भित्तियाँ मोटी होती हैं। ये भी सही है। इनकी भित्तियाँ प्रत्यास्थ होती हैं। ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब सारे सही हैं। तो यही गलत, इसलिए यही क्या है? सही है। आगे अगर बढ़े हम डियर तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए शरीर में हृदय के अंदर उपस्थित निचले कक्ष को कहते हैं। तो शरीर में जो निचला हृदय का निचला कक्ष होता है उसको हम निलय कहते हैं, ऊपरी को आलिंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है हृदय स्पंद मापने के यंत्र को कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक, थर्ड वाला सही है फोर्थ का। 5th नंबर देखिए क्या, शरीर में जहाँ मूत्र जमा होता है उसे कहते हैं। तो जहाँ पे मूत्र जमा होता है डियर उसे मूत्राशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 6ठा नंबर। छठा कह रहा मूत्र में यूरिया की मात्रा सामान्यतः होती है तो कितने % होती है? तो डियर 2.5% होती है। कितनी होती है? 2.5%। ये आपको याद होना चाहिए। 7th का तीसरा कह रहा है वह पेशीय नली जिसके माध्यम से संग्रहित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? जिससे शरीर क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी मूत्र मार्ग। क्या बोलेंगे उसको? मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन है वह पाइप की तरह होते हैं जिनमें विशेष कोशिकाओं का एक समूह होता है। वह पदार्थों का परिवहन करते हैं और पौधों में 2 तरफा यातायात बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊपर उल्लेखित सुविधाओं के लिए योग्य है? तो 8th का आपका क्वेश्चन आपन हो जाएगा फ्लोएम उत्तक। कौन? जाइलम क्या करता है? जल को ले जाता है। ठीक है।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होना चाहिए, यहाँ पे क्या क्या पदार्थों का परिवहन करता है, तो इसमें पदार्थ में जल भी आ जाएगा, तो यहाँ पे जाइलम और फाइलम दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल क्या फाइलम उत्तक दिया गया है, तो आप लगाएंगे इसी को, क्योंकि पदार्थ में जल के अलावा सब कुछ आ जाएगा, जल कुछ और दिया इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण एवं श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, तो कौन कहता है? कोशिकाएं करते हैं। कौन करता है? कोशिकाएं करते हैं सभी। अगला है, देखो कितना समय हो गया आपका, 15 मिनट अभी हुआ है और कुछ ही चैप्टर बचे हैं। लिखा गया है, मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पसीने की ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं? तो होठ में पसीने ग्रंथियां नहीं होती। होठ में पसीना कैसे निकलेगा? हाथ में ऐसे गीली रहती हूँ। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, हमसे कह रहा है, एक ऊंचे पेड़ में मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थ खींचने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? ऊंचे तो गुरुत्वाकर्षण नहीं, परिवहन नहीं। ठीक है, आगे आओ, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन है सक्शन। चल हाँ, सक्शन फोर्स लगता है। ठीक, सक्शन फोर्स लगता है। मछली जैसे जलीय जंतु अपने अपशिष्ट को गैसीय रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं? वो लोग अमोनिया गैस। कौन छोड़ते हैं डियर? अमोनिया गैस छोड़ते हैं। तो ये डियर ये चैप्टर आपका 11 चैप्टर भी हो गया। अगला चैप्टर आपका है 12 चैप्टर। देखते हैं 12वां चैप्टर क्या है। आइए, 12वां चैप्टर आपका कहाँ शुरू है? 1 सेकेंड 11। हाँ, ये देखिए, पादप में जनन। कौन चैप्टर, क्या नाम है चैप्टर का? पादप में जनन। अगला टॉपिक का नाम है पादप में जनन। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसका क्या है, निम्न में से कौन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है, तो खंडन अलैंगिक जनन है, मुकुलन अलैंगिक जनन है, बीजाण जनन अलैंगिक जनन है। तो इनमें से कोई नहीं, यही आपका ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि बोला है नहीं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट कहा गया है, निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, टूट जाता है आपस में। ठीक, एक का दो हो जाता है। तो ईस्ट और हाइड्रा। कौन करते हैं? ईस्ट और हाइड्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुकुलन मतलब एक के दूसरे को जम आते हैं ऊपर। ठीक है, फिर वो अलग हो जाते हैं। मांस और फन जैसे पादपों का जनन किस विधि द्वारा होता है? मांस और फन का जनन जो होता है बीजाणु जनन होता है। कैसा जनन होता है? बीजाणु जनन होता है। चैप्टर में सब कुछ यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। निम्न में से किसमें एक लिंगी पुष्प नहीं होते हैं? एक लिंगी पुष्प किसमें? सरसों में नहीं होते हैं, बाकी सब में एक लिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर। आगे बढ़ना पड़ेगा सर इधर। 5th नंबर देखिए क्या है आपका, देखिए जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे नहीं, 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा भी? 5th है। 5th क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के नर प्रजनन का घटक है? पुष्प के नर प्रजनन का घटक नहीं है। तो देखिए पुंकेसर नर का होता है, परागकोश होता है, परागकोश भी होता है, तंतु भी होता है, लेकिन वर्तिका नहीं होती है। ठीक है, वर्तिका नहीं होती। वर्तिका किसमें? वर्तिका होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है, युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या कहलाता है युग्मनज बनने के लिए? फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोला, युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो इस प्रक्रम को डियर क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? हम निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डियर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे है इतने, पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? तो लैंगिक प्रजनन में कौन कौन सा भाग लेता है? फूल लेता है, बीज लेता है, फल बनता है, नहीं लेता, शाखा नहीं, फल भी तो हाँ फल भी बनेगा तभी तो लेगा प्रजनन में, शाखा इसमें कोई रोल नहीं लेती है। तो ऑप्शन देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा पहला दो तीसरा, ऑप्शन सेकंड क्या है डियर? राइट है इसका। आगे बढ़ते हैं डियर। आगे कहा गया है आपका, लीला ने देखा कि साफ पानी वाला एक तालाब 1 सप्ताह के भीतर हरे शैवाल से ढक गया है। प्रजनन की
किस विधि से शैवाल इतनी तेजी से फैल गए? तो ये कैसे? विखंडन विधि द्वारा इतनी तेजी से फैल गए, टूटते रहे आपस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सहजन और मेपल के बीज हवा द्वारा लंबी दूरी तक चले जाते हैं क्योंकि उनमें गुण होता है। पंख वाले बीज, बड़े वाले बाल नहीं तो क्या पंख वाले में तो हल्के होते हैं, जैसा लगता है पंख लगे उनके, तो पंख वाले बीज होते हैं, अपने आप नहीं उड़ सकते, हवा के माध्यम से उड़ते हैं। ठीक है, आगे 10 नंबर कह रहा है आलू के पौधों की आँख क्या होती है? जो आलू के पौधा, आलू देखा होगा तो उसमें आलू में एक आँख निकली होती है ऐसे, फिर वहीं से जमता है पौधा। ठीक है, वहीं से पौधा क्या होता है? जमता है। तो बोला क्या होता है? तो वो होती है, जड़ किसी भी पौधे की होती नहीं, कली एक फूल है नहीं, कली बायोफिल्म पत्ती की है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर क्या 3 इसका राइट है। विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकते हैं, जो फूलों के अंडाशय होते हैं हो सकते हैं एक से अनेक अंडाणु। कितने होते हैं? एक से अनेक अंडाणु हो सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, इसका 2 क्वेश्चन और शायद बचे हैं, देखिएगा 12 नंबर क्या है। ये क्वेश्चन है 12 नंबर आपका, पौधों में लैंगिक प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पौधे बीज से प्राप्त होते हैं, पहला तो बिल्कुल सही। 2 पौधे हमेशा आवश्यक होते हैं, नहीं। परागकण के बाद निषेचन हो सकता है, बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा ही राइट है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है? सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण से तात्पर्य है, तो पराग कोश से अंडाशय तक पराग का स्थानांतरण, या नर युग्मक को परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, या परागकोश से कलंक तक पराग का स्थानांतरण ही परागण कहलाता है। ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट है इसका। तो ये डियर 12 चैप्टर हो गया। 13वां चैप्टर देखते हैं। 13वां चैप्टर है का नाम है, एक सेकंड, गति और समय। क्या नाम है 13वां चैप्टर का? ये चैप्टर फिजिक्स का है, बहुत ही आसान चैप्टरों में इसको आप लोग गिनती कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही इसमें क्वेश्चनों की संख्या भी हमको लगता है काफ़ी कम है इस चैप्टर में, हो सकती है। चलो बढ़ते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन मिलते हैं। क्या बोल, अगला चैप्टर आपका डियर है अध्याय 13, गति एवं समय। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय गई दूरी को कहते हैं? तो दूरी अपान समय, दूरी अपान समय आपका क्या होता है? चाल होता है, इसलिए इसका डियर ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट है। इसका ऑप्शन क्या है डियर? सेकंड ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घड़ियों की कार्यविधि में, घड़ियों की कार्यविधि में किस तरह की गति का इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सी होती है? आवृत्त गति। कौन सी होती है डियर? आवृत्त गति होती है। नेक्स्ट देखिए आप, अगला बोला है निम्नलिखित में से कौन सी चाल का मात्रक नहीं हो सकता है? तो मीटर पर सेकंड बिल्कुल, किलोमीटर पर घंटा बिल्कुल, फीट पर सेकंड बिल्कुल। सब में पहले स्थान पे दूरी दी गई थी, लेकिन इसमें देखिए समय दिया गया पहले, इसीलिए ये क्या गलत है, इसीलिए यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर क्या है दौड़ते समय हाथों की गति किस प्रकार की गति से जुड़ी होती है? तो उसको दोलन गति बोलते हैं। जब हम चलते हैं तो अपने हाथ हिलाते हुए चलते हैं, तो उसको दोलन गति बोलते हैं। गाड़ियों में लगा ओडोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? तो वो दूरी नापता है, केवल क्या नापता है? केवल दूरी नापता है। आगे, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ ऐसे ही बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर उसकी चाल बदली नहीं रही तो स्ट्रेट लाइन ही तो बनेगा, तो सरल रेखा। अगला है निम्नलिखित में से किसका उपयोग समय मापने के लिए नहीं किया जा सकता है? टपकता हुआ नल, गैस, सरल पेंडुलम किया सकता है। दिन के दौरान किसी वस्तु की छाया, बिल्कुल। आंखों के झपकने से हम टाइम का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है चित्र में 2 घड़ियां ए और बी दिखाई गई हैं। घड़ी ए में 1 घंटे और 1 मिनट की सुई है, इसमें 1 घंटे वाली सुई है और 1 मिनट वाली सुई है, ठीक है। जबकि बी में 1 घंटे की सुई है, 1 घंटे की सुई है, 1 मिनट की सुई है और 1 सेकंड की सुई है, बोला गया ऐसा। इन घड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए बढ़ते नीचे देखते हैं कौन सा कथन सही है। ये 4 कथन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है।
30 सेकंड का समय अंतराल घड़ी ए द्वारा मापा सकता नहीं, घड़ी ए में तो सुई नहीं सेकंड वाली। 30 सेकंड का समय अंतराल घड़ी बी द्वारा नहीं मापा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है क्योंकि बी में तो 30 सेकंड वाली है ही, तो ये भी गलत हो गया। 5 मिनट का समय अंतराल ए और बी दोनों से मापा सकता है, बिल्कुल सही है क्योंकि दोनों मिनट वाली सुई तो किसमें, दोनों में डियर। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, दो छात्रों, क्या बोला गया है, दो छात्रों का तालिका ए और तालिका बी, दो छात्र हैं जिनका तालिका ए और तालिका बी द्वारा वर्णित गति के लिए दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, कि इसमें तालिका तो कहीं दी नहीं गई है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते हैं। चित्र में दिया गया ग्राफ सत्य है ए और बी दोनों के लिए, तो डियर दोनों की तालिका तो दिखनी चाहिए कि कौन सी तालिका थी, किससे ग्राफ बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है इसलिए इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। बस की स्पीड, तो देखिए सारे ऑप्शन मीटर पर सेकंड में दी गई, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 54 किलोमीटर, 54 को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से गुणा कर लोगे। टाइम है 90 मिनट, मिनट को किसमें करोगे, सेकंड में, 60 से गुणा कर लोगे। ये 2 जीरो कट गए, 9 छाक 54, 6 से 6 गया, कितना बचा, 10 मीटर पर सेकंड। क्या बचा डियर, 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन सेकंड इसका क्या राइट है। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, यदि हम किसी गति को एस से, गति मतलब गति को एस से करते हैं, दूरी को डी से करते हैं और समय को टी से निरूपित करते हैं, तो इन राशियों के बीच संबंध। देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपन समय, ये आप लोग सब जानते होंगे। तो चाल किससे, एस से, दूरी किससे, डी से, टाइम किससे, टी से। तो पहला ऑप्शन नो मैच, दूसरा नो मैच, एस इक्वल टी अपॉन डी नहीं, डी अपॉन टी भी नहीं। लेकिन अब इसको देखिए, इसमें क्या किएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। इस डी को उतार के नीचे ले गया तो टी अपॉन क्या कर दिया, डी, ये घूम के फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो यही वाला ऑप्शन आपका क्या राइट है, तीसरा ऑप्शन आपके लिए क्या है, राइट है। आगे देखिए, चित्र को अवलोकन करें। ठीक है, अवलोकन कर ले। पहले ए से बी जा रहा, ए से ओ के बी गया, ए से देखिए बी गया, ये देखिए दिखाया गया, ये ए से बी गया और फिर ये बी से कहाँ आया, ए पे आया है। ठीक है, तो देखिए एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि उसके द्वारा यात्रा में करने में लिया गया समय ए से बी, मतलब ए से बी जाएगा और फिर वापस बी से ए, बी से कहाँ है, ए से। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन क्या है, राइट है, बी से ए लिखना चाहिए था इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्र में एक दोलन करता हुआ लोलक दिखाएगा, ये भी वही कुछ उसी से रिलेटेड है। आइए, इसमें कहा गया है, समझिएगा कि बाब को ए से सी तक जाने में लगा समय t1, तो यहाँ से यहाँ तक t1 है, और सी से ओ जाने में लगा समय t2, यहाँ से समय लगा t2, ये t1 ये t2। इस सरल लोलक का आवर्तकाल, तो ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है आपका। थोड़ा सा इसमें फिगर थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक बनाया है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक t1 प्लस t2 लगा है तो पूरा समय यहाँ से यहाँ तक आने में 2t1 प्लस t2 हो जाएगा। और फिर समय होता है यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, तो जब आने में समय लगा 2t1 प्लस t2 ऐसे, तो जाने में भी इतना समय लगेगा, तो हो जाएगा 4t1 t2। क्या हो जाएगा, 4t1 t2। तो जो ऑप्शन हो आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए। आइए आप बढ़ते हैं ऑप्शन पे, ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट है। 2 क्वेश्चन और डियर चैप्टर के बचे, देखिए क्या है, 1 सेकेंड, क्या देखिएगा, नंबर, किसी वस्तु की गति को दर्शाने वाला चिन्ह है 5 मीटर पर सेकंड। पहला ही राइट है, आगे बढ़ने नहीं। अगला कह रहा है, बूझो अपने स्कूल से 30 मिनट में चलता है जो उसके घर से 3 किलोमीटर, मतलब 30 मिनट में पैदल अपने स्कूल पहुंच जाता है। पहुंचने पे उसे पता चला कि उसका स्कूल बंद हो गया है। वह अपने दोस्त के साथ साइकिल से वापस आया और 20 मिनट में घर पहुंच गया। उसकी औसत गति क्या होगी, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी अपान कुल समय, और किसमें, किलोमीटर पर घंटा में। तो कुल दूरी 3 गया, 3 आया, कितना, 6 हो गया, तो ये तो किलोमीटर में है। समय को घंटे में कर लीजिए, 30 + 20 50, 50 को घंटे में चेंज करोगे, 60 से डिवाइड करोगे,
तो क्या आएगा 5/6। ये 6 घूम के ऊपर 3 + 3 × 6 36, 36/5 तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.2। ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, राइट हो गया। अगला बढ़िया डियर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 क्या है, विद्युत धारा और इसका प्रभाव। विद्युत धारा और इसका प्रभाव आते हैं, शुरू करते हैं। ये कहा गया है किसी पौधे किसी भी विद्युत परिपथ में यह प्रतीक होता है तो किसका होता है, बैटरी का होता है। किसका प्रतीक है डियर, ये प्रतीक जो आपके सामने बना है किसका, बैटरी का है। ये देखो ये एक सेल होता है, ये क्या होता है, एक सेल होता है, प्लस या माइनस। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, ऐसे बना दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बैटरी हो जाएगी। दो बैटरी का 2 या 2 से अधिक सेल लगते हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निर्भर करता है तो तार की लंबाई पर। किस पे, तार की लंबाई भी निर्भर करता है, तार की मोटाई पे भी निर्भर करता है, तार के पदार्थ के प्रकार पे भी निर्भर करता है। तो इनमें से सभी। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में अत्यधिक विद्युत प्रभाव से संभावना है परिपथ टूट जाए, फ्यूज गल जाए, विद्युत उपकरण का जल जाना। सारे सही हैं तो ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, देखिए डियर, किसी परिपथ में फ्यूज के गल जाने से होता है। अगर गल गया फ्यूज तो इसका मतलब क्या है, तो कम धारा प्रवाह नहीं, अत्यधिक धारा प्रवाह होने लगती नहीं, कोई धारा प्रवाह। अगर गल जाएगा तो उसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगी। ऑप्शन फोर्थ का थर्ड है। आगे बढ़ते हैं डियर। स्विच का काम होता है ऑन और ऑफ दोनों करना। स्विच क्या, स्विच से हम ऑन ऑफ दोनों चीज कर सकते हैं। 6 नंबर देखिए, विद्युत घंटी निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे क्या करती है, अपना कार्य करती है। 7 नंबर देखें, जब तांबे के तार AB के से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आइए चित्र देखते हैं इसका। ये है भैया, देखिए ये तार है, ये बल्ब है, यहाँ पे एक प्लेट रखी गई है, ठीक है, ये प्लेट रखी गई है, ठीक। तो क्या इसमें कुछ रखा गया होगा, देखते हैं क्या बताएगा। अपने पास रखी चुंबकीय सुई को विक्षेपित करेगी। जब भी करंट आएगा तो अपने पास की चुंबकीय सुई को विक्षेपित जरूर करेगा, सही है पहला ऑप्शन। बाकी बिजली का झटका वगैरह कुछ नहीं देगा, ठीक है। आगे 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, पूरा आ जाए कि मैं, हाँ चलिए देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, वह कथन चुने जो विद्युत फ्यूज के मामले में सही नहीं है। सभी भवनों के विद्युत सर्किट में फ्यूज लगाए जाते हैं, बिल्कुल सही। विद्युत परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है, हाँ उसके बाद वो गल जाएगा, ये भी सही। विद्युत परिपथ में सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक न्यूनतम सीमा कोई नहीं होती कि नीचे जाएगा तो गल जाएगा, नहीं, उससे नीचे ले सकते हो। तो यही गलत है, इसलिए यही क्या सही है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया, 3 बल्ब ABC हैं। ये 3 बल्ब देखिए आपको दिख रहे होंगे, परिपथ में जुड़े हुए चित्र जैसा दिखाया गया है। जब स्विच चालू किया जाएगा, स्विच चालू करेगा तो करंट इधर से इधर जाके इधर फ्लो करके आएगी। तो बोला गया स्विच चालू कर दिया जाएगा, बल्ब C पहले चमकेगा। ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा सभी बल्ब एक साथ चमकेंगे, ठीक है, सभी बल्ब एक साथ चमकेंगे। तो ऑप्शन थर्ड क्या है डियर, राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मात्र 2 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो, जब कोई स्विच ऑफ स्थिति में हो तो क्या क्या हो सकता है। देखिए सेल के धनात्मक टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुकता है। तो ऑफ का मतलब होता है स्विच बंद, मतलब सर्किट खुला, मतलब ऑफ मतलब ये बंद हो गया, अब ये खुला है। जब स्विच ऑफ है तो मतलब ये करंट नहीं फ्लो होगी। तो पहला ये सही है, ये वाला बिल्कुल सही है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं है। तो यही दोनों क्या है, सही है, ऑप्शन सेकेंड। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, इलेक्ट्रिक गैजेट उपकरण सर्किट का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमें कभी भी मेन से जुड़े बिजली के बल्ब को नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। हमें कभी भी मेन या जनरेटर का इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक सही है।
हमें फ्यूज के स्थान पर कभी भी किसी तार या धातु की पट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए, सही है। हमें कभी भी स्विच ऑन स्थिति में नहीं, भाई पंखा चलाओगे तो स्विच ऑन तो करोगे ना, तो ये तो करना ही पड़ेगा, तो यही गलत है, इसलिए क्या है, सही है। अगला चैप्टर देखिए आपका क्या अगला टॉपिक है, यहीं से कहीं शुरू है। प्रकाश, अगला टॉपिक आपका क्या है, प्रकाश है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, बराबर होगा। समतल दर्पण में वस्तु का आकार क्या होता है, बराबर होता है। और जितनी दूरी पे हम खड़े होते हैं अंदर भी हमारा उतनी दूरी पे बनता है इमेज, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये 3 चैप्टर आपके और रह गए हैं, ठीक है, बस ये आखिरी 3 चैप्टर और रह गए इसके बाद, ठीक। आइए बढ़ते हैं, इसको कराते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1 सेकेंड देखिएगा, आ जाएगा पहले। क्या लिखा गया है, चम्मच की भीतरी, ये चम्मच होता है ना, ये चम्मच होता है ऐसे, अरे चम्मच ही नहीं बनेगा, ठीक है, ये चम्मच है आपका, मान लो, ठीक है, ये चम्मच है ऐसे, ठीक है। तो चम्मच में एक भीतरी परत होती है, एक बाहरी परत। तो भीतरी होती है अवतल लेंस का काम करती है, बाहरी उत्तल लेंस का काम करती है, क्योंकि अवतल लेंस ऐसे होता है और उत्तल लेंस ऐसे होता है, ठीक है। तो कौन सा, अवतल। चम्मच की भीतरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करता है, तो अवतल, ऑप्शन सेकंड सही। अगला देखिए आपका क्या है, किस दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारना संभव नहीं है, तो समतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारना संभव नहीं है। अगला देखिए 4th नंबर क्वेश्चन, दंत चिकित्सक किस तरह के दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो दांत देखने वाले हमेशा अवतल लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि उत्तल से हमेशा छोटा इमेज बनता है, ठीक है। 5th का 4, निम्न में किसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है, दंत चिकित्सक में होता है, टार्च में होता है, कार के अग्रदीप में होता है, इनमें से कोई नहीं, यही वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 6 कह रहा है, वाहनों में पार्श्व मतलब पीछे का देखने के लिए साइड मिरर जो लगे होते हैं, वाहनों में पार्श्व दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखिए बड़ी सी ट्रक होती है ना, उस ट्रक उस दर्पण में छोटी सी दिखती है, इसका मतलब कौन सा, उत्तल लेंस लगाया गया। कौन सा लेंस लगाया गया होगा, उत्तल लेंस लगाया गया होगा। अगला देखिए डियर, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आइए पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बूझो और पहेली को उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिया था। बूझो को अपनी छवि सीधी और उसी प्रकार आकार की लगी, जबकि पहेली को अपनी छवि सीधी और आकार में छोटी लगी। इसका मतलब यह है बूझो और पहेली के दर्पण का क्रमशः। तो देखिए बता रहा हूँ मैं, बूझो को अपना क्या लगा, बूझो को अपनी छवि सीधी और उसी आकार की लगी, तो वो समतल है। क्या है वो, समतल है, ठीक है, बूझो के पास समतल है। छवि जबकि पहेली को अपनी छवि सीधी और आकार में छोटी लगी, तो उसके पास कौन है, उत्तल है, इसका मतलब। तो समतल और उत्तल, कौन सा, समतल और उत्तल। 7th का समतल और उत्तल, ऑप्शन 3rd, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर, कहा गया है, वास्तविक छवि बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो वास्तविक छवि अगर आपको बनानी है तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे, तो वास्तविक छवि के लिए आपको केवल अवतल लेंस, अवतल दर्पण यूज करना है। अगला देखिए 9 नंबर, 9 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाए तो वस्तु का दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो देखिए ये दर्पण है, 0.5 मीटर इधर रखे हो तो ये भी पीछे 0.5 मीटर दूरी बनेगा। तो यहाँ से अगर इसकी दूरी निकालोगे तो आधा प्लस आधा, 0.5 प्लस पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 मीटर। कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। दर्पण के जितना समतल में जितना आगे हम हैं उतने ही पीछे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, ध्यान रखिएगा। 10th देखिए, 10th नंबर कह रहा है कि आपको एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस प्रदान किया गया। किसी वस्तु की विस्तृत छवि प्राप्त करने के लिए आप इनमें से किस एक का उपयोग कर सकते हैं। विस्तृत छवि पानी है तो अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, जो काम अवतल दर्पण करता है वैसे ही उत्तल लेंस भी वर्क करता है। 11 नंबर देखिए आप, आसमान में इंद्रधनुष देखा जा सकता है,
कब? जब सूर्य आपके पीछे हो। 11th का सेकंड। अगला देखिए 12 नंबर, एक सीधा यूं बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो ये केवल अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। आपको एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस प्रदान किया गया। आप इसमें उल्टी छवि प्राप्त कर सकते हैं। तो उल्टी छवि आप अवतल दर्पण उत्तल लेंस में ही क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। 14 नंबर कह रहा है लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, ऐसी छवि किसके द्वारा बनाई जा सकती हैं? तो उत्तल लेंस, बशर्ते छवि वस्तु से छोटी हो नहीं। आगे देखिए क्या आ जाएगा? अवतल लेंस, बशर्ते छवि वस्तु से छोटी हो। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट। तो डियर ये 14 चैप्टर भी 15 भी हो गया। अगला चैप्टर है 16। कौन सा डियर है? 16 चैप्टर क्या है? देखिए 16 चैप्टर बोला गया है अमूल्य संसाधन है। 16 चैप्टर का नाम है अमूल्य संसाधन। आइए इसके बाद 2 चैप्टर और बचेंगे डियर आपके, ठीक है। इसको कराने के बाद क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन पानी की कमी को नहीं दर्शाता है? नल सूख रहे हैं, बिल्कुल दर्शा रहा है। पानी के लिए लंबी कतारें लगाई हैं, बिल्कुल दर्शाता है। पानी की मांग के लिए मार्च और विरोध प्रदर्शन, बिल्कुल सही है। एक परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 3 बाल्टी पानी मिलता है, ये तो क्या WHO का एक हमारा वो है, ठीक है, कि कम पानी क्या खर्चा करना चाहिए, ये सही, इसमें पानी की कमी दर्शाती नहीं है। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर समुद्र और महासागर पानी से भरे हुए हैं। हालांकि पृथ्वी पर मौजूद पानी की बहुत ही कम प्रतिशत हमारे लिए उपलब्ध है। यह प्रतिशत मोटे तौर पर है। ये प्रतिशत कितना है? तो 0.006%। पहला वाला ऑप्शन इसका क्या है? राइट है। पहला वाला ऑप्शन इसका डियर क्या है? राइट है आपका। देखिएगा डियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा पानी का तरल रूप नहीं है? पानी का तरल रूप नहीं है तो हिम तरल रूप नहीं है, झील का पानी तरल रूप है, नदी का पानी तरल रूप है, जलवाष्प तरल पानी नहीं है, बर्फ भी तरल रूप नहीं है। तो पहला चौथा पांचवा कौन सा? पहला चौथा पांचवा किसमें है? पहले वाले ऑप्शन में, इसलिए यही क्या है? राइट है। अगला देखिए, इसमें 10 ही क्वेश्चन हमको लगता है इस चैप्टर में, ठीक है। हाँ, एक आदमी क्या है? एक आदमी ने एक जलाशय के पास जमीन खोदते हुए पाया कि मिट्टी नम थी। जैसे जैसे वह गहरी खुदाई करता गया, वह उस स्तर तक पहुंच गया जहां मिट्टी के कणों और चट्टानों के बीच की सभी जगहें पानी से भर गईं। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो जाल तालिका क्या कहलाती है? जाल तालिका कहलाती है। 4th हो गया। 5th देखिए, फिर देखिए क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने का एक तरीका है? तो देखिए कौन सा तरीका WHO के द्वारा ये बताया गया है, कौन सा तरीका है? देखिए आइए ऊपर करते हैं। ड्रिप सिंचाई। कौन तरीका है? ड्रिप सिंचाई का है, ठीक है। अगला है, विश्व में किस दिन विश्व जल दिवस मनाया था? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया था। कब? 22 मार्च को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति ये WHO के द्वारा बताया गया, ठीक है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित पानी की मात्रा की न्यूनतम है। तो न्यूनतम कितना है? 50 लीटर। कितना है? न्यूनतम कितना है डियर? 50 लीटर, ठीक है। न्यूनतम कितना डियर? 50 लीटर का वो क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। आगे अगला क्वेश्चन क्या? हर बूंद मायने रखती है किससे संबंधित है? नारा है। तो पानी के महत्व का, किससे? पानी का महत्व है। 8वां भी हो गया। 9वां देखिए, 9वां क्या है? 1 सेकेंड डियर। 9वां क्या देखिए, जल चक्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो जल चक्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है आपको बताना है। तो वाष्पीकरण शामिल है, बिल्कुल। संघनन शामिल है, बादलों का निर्माण शामिल है, लेकिन वर्षा संचयन इसमें शामिल, वर्षा जल संचयन शामिल नहीं होता जल चक्र में। 10वां ऑप्शन देखिए क्या है? 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जमीन में वर्षा जल के रिसाव को रोकता है? एक पक्का फर्श ही रोकता है, यही सही है आपका, ठीक है। आगे 10 क्वेश्चन हो गए, 10 ही क्वेश्चन थे शायद इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। 16 चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो गया? आगे से स्टार्ट है शायद। हाँ 16 हो गया क्या? एक सेकंड कौन चैप्टर था ये? कौन चैप्टर था ये? चैप्टर नंबर 16 था। अच्छा 17 पे आ गए हम लोग। किस पे आ गए? 17 पे। हमारी जीवन रेखा। कौन सी? हमारी जीवन रेखा।
लिखा है निम्न में से कौन सा पेड़ औषधीय गुण है। तो भैया नीम के पास आपके पास क्या होता है, औषधीय गुण होता है। किस कौन से वृक्ष के पास डियर होता है, नीम के पास आपका औषधीय गुण होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, नीम के पास। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किस पेड़ का इस्तेमाल गोंद निकालने के लिए होता है। तो किसका होता है, बबूल का। किसका होता है डियर, बबूल का होता है। अगला देखिए 3rd नंबर, निम्न में से कौन सा वृक्ष तेल निकालने में काम आता है। तो कौन, चंदन आता है। नेक्स्ट देखिएगा डियर, निम्न खाद्य श्रृंखला का रिक्त स्थान जीव संभव है। तो घास हो गया, कीट हो गया, मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। कौन खाएगा, सांप खाएगा। देखिए सांप ऑप्शन में आपके कहीं है, आइए देखते हैं 4th वाले में, बिल्कुल है, सर्प। तो ऑप्शन नंबर कौन, 4th हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीव जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे पहले पादप होते हैं, सब में है, उसके बाद हिरण होगा, उसके बाद शेर होगा। तो ये 4th वाला क्या करता है आपका। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है। तो उत्पादक द्वारा, कौन होता है, उत्पादक होता है, घास जैसे। 7वां देखिए, इसमें क्वेश्चन ज्यादा है हमें लग रहा है, निम्नलिखित में से कौन हरे फेफड़े के रूप में कार्य करता है। तो कौन करता है, हरे फेफड़े के रूप में कौन काम करता है, तो वन काम करते हैं, ठीक है, कौन काम करता है, वन। 8वां नंबर, आइए 8वां बड़ा है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। बूझों ने अपने सहपाठियों और अपने शिक्षक के साथ अपने शहर के पास एक जंगल का दौरा किया। जैसे ही वह जंगल में प्रवेश कर रहे थे, उनके कक्षा शिक्षक ने उनसे कहा कि वो जंगल में शोर न करें, क्योंकि शोर से परेशानी हो सकती है, पक्षी और जानवर दोनों को हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसमें 16 क्वेश्चन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वन पाड़ी सबसे छोटा होता है, शाही पद सबसे छोटा होता है। निम्नलिखित में से इसका तना सबसे मजबूत होता है, एक पेड़ का तना, पेड़ी का तना का सबसे मजबूत होता है। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से क्या जंगल से प्राप्त लकड़ी से तैयार नहीं किया सकता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, कागज तैयार किया सकता है, माचिस तिलियां तैयार, प्लाईवुड तैयार, लेकिन थर्माकोल एक केमिकल से बनता है, यह तैयार नहीं किया जा सकता। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है, कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है। तो सागौन पेड़ होता है, ये होता है, शाही पेड़ का नाम नहीं होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह विकल्प चुने जो क्रमशः एक पेड़ और एक जानवर के नाम देता है। एक पेड़ हो और एक जानवर का नाम देता है, वो आपको चुनना है। तो सेमल पेड़ है, हार्नबिल एक जानवर है, तो पहला ही क्या है, राइट है। 14 देखिए, लिखा गया कौन सा उत्पाद जंगल से प्राप्त नहीं होता। जंगल से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। तो 14 का कौन सा ऑप्शन होगा, अदरक। अदरक तो खेतों से मिलता है, जंगल से कहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, आ जाइए, किसी पेड़ के तने के ऊपर के शाखा युक्त भाग कहलाता है। तो मुकुट कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकुट कहलाता है। वन जिम्मेदार नहीं है। तो वन जिम्मेदार नहीं है बाढ़ की स्थिति पैदा करने के लिए, वन जिम्मेदार नहीं है। ऑप्शन 3rd क्या राइट है। तो मेरे हिसाब से आज का लास्ट चैप्टर बचा होगा, चैप्टर नंबर 18 है कि 19 है, हो सकता है कोई डाउट हो सकता है 19 हो, पहले 18 देखते हैं, आगे होगा तो मिलेगा इसी में। ठीक है, 18 है अपशिष्ट जल की कहानी। क्या है, अपशिष्ट जल की कहानी। इसमें काफ़ी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लास्ट चैप्टर है, काफ़ी क्वेश्चन होंगे इसमें। निम्न में से कौन अकार्बनिक अशुद्धियाँ हैं। तो अकार्बनिक अशुद्धियाँ कौन, फास्फेट। कौन होती है, फास्फेट अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती है, बाकी सब कार्बनिक होती हैं। कौन सा जीव वर्मी प्रसंस्करण शौचालय में मानव मल को वर्मी केक में परिवर्तित करता है। तो वर्मी मतलब कौन, केचुए। अगला बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का उपचार का एक चरण है। निस्पंदन भी है, वातन भी है, क्लोरीनीकरण भी है, उपरोक्त सभी। कौन सा, ऑप्शन 4th क्या होगा, राइट होगा। निम्न में से कौन प्रदूषित जल जनित रोग है। हैजा भी है, टाइफाइड भी है, हेपेटाइटिस भी है। तो इसमें भी इनमें से सभी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, अपशिष्ट जल को कीटाणु रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ओजोन, क्लोरीन, यूवी प्रकाश, सबका किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4th वाला राइट है। भारत सरकार ने स्वच्छ अभियान
नाम का मुहिम कब शुरू किया? 2017 में। कब किया? 2017 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है, जीएस जीके और इसमें दोनों में आ सकता है। अगला देखिए 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल है? क्षतिग्रस्त नल से पानी टपक रहा है, शावर से पानी निकल रहा है, नदी से पानी बह रहा है। तो सब पानी है ना, टंकी के तुम्हारे या नदी का पानी, तो सब सही पानी। कपड़े धोने से पानी निकल रहा है, ये अपशिष्ट पानी होगा, ठीक है। 8वां नंबर आपका है, सीवेज मुख्य रूप से है, सीवेज मुख्य रूप से है तो तरल अपशिष्ट। क्या है? तरल अपशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, लास्ट चैप्टर आपका है, लास्ट ही चैप्टर है मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से अपशिष्ट जल उपचार के उत्पाद हैं? तो जल उपचार के उत्पाद हैं, ये आपको बताना है। तो बायोगैस और कीचड़ दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है इसमें, ठीक है। खुली नाली प्रणाली निम्नलिखित में से किसके लिए प्रजनन स्थल है? मक्खियाँ भी, मच्छर भी, जीव जो बीमारियों का कारण बनते हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका? राइट है, उपयुक्त सभी। 11 नंबर देखिए आप, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विभिन्न मानवीय गतिविधियों से प्रदूषित जल अनेक जल जनित बीमारियों का कारण बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो इसमें अस्थमा जल जनित रोग नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला, पानी को कीटाणु रहित करने के लिए निम्नलिखित में से एक रसायन चुनें। तो क्लोरीन भी होता है। क्या होता है? क्लोरीन। तो इसमें क्लोरीन ही होगा सही। आगे देखिए, घरों या सार्वजनिक भवनों में अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों के नेटवर्क की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं सीवरेज। क्या कहते हैं? सीवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सीवरेज कहते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन शायद और बचे हैं इसके। निम्नलिखित में कौन सी सीवेज की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? तो फास्फेट। क्या है? फास्फेट। पहला क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ यहाँ पे। 15 देखिए, 15 बोला गया है, एक निस्पंदन शरीयत में पानी की परतों को उपयोग करके फिल्टर किया जाता है। तो रेत, बारीक बजरी और माध्यम बजरी। एक क्वेश्चन और बचा 16 नंबर, देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है? तो जल का स्रोत, अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है तो सीवर नहीं है। ये आपके डियर क्वेश्चन हो गए आपके। आगे अगला चैप्टर नहीं है, लास्ट चैप्टर था। तो ये क्लास 7th का आपका डियर पूरा साइंस हो चुका है 2 वीडियो में, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा क्लास 8th की साइंस, पहले करा देंगे। देखिए क्लास 6 की अगर साइंस जिसको भी पढ़नी है, क्लास 6 की साइंस, तो मेरा दूसरा चैनल है, उस पर उसको 2 वीडियो शायद पड़े हुए हैं। इसे मैंने 10 चैप्टर शायद कराए हैं, ठीक है। तो बचे उसमें के 4-5 चैप्टर हो, वो भी किसी वीडियो में। सब 8 कक्षा 8 की साइंस करने के बाद वो भी हम क्या कर देंगे, आपको करा देंगे। और इसका PDF आज जब वीडियो ये वाला अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ओके, जय हिंद दोस्तों।